पिछले 10 साल से इलेक्शन को लेकर के मीडिया ने एक ट्रेंड रखा है अपना, और ये लगातार 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ। और वो ये रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हवा बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अरे साहब, भाजपा सरकार तो बड़ी संकट में, बीजेपी संकट में है, लोग नाराज हैं, ये है वो है, चुनाव जीतने की संभावना नहीं। अगर विपक्ष बिल्कुल ही बदतरीन स्थिति में भी दिख रहा हो तो भी पलट के इनका ये नहीं आएगा कि बीजेपी जीत रही है। इनका आएगा सब हैंग असेंबली होगी, परिणाम जो आएगा वो स्पष्ट नहीं आएगा, त्रिकोणीय है, ये है वो है। तो ये चुनाव से ठीक पहले लगातार 10 साल से मीडिया नैरेटिव जबरदस्ती थोपने का प्रयत्न कर रहा है। अब ये प्रयत्न पेड होता है अनपेड होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन होता है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। अभी तक 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हो चुका है, तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और तीनों चरणों की अगर मैं बात करूँ, अब तक मीडिया ने जो दिखाया है आपको, एक हद तक भाजपा के भीतर भी एक टुकड़ी है नाराज, जो मतलब पैदा ही नाराज हुए हैं। उनका नाराजगी दूर करने का कोई सिस्टम नहीं है। उन्हें मोदी को लेकर के इतना दर्द है भीतर से कि उतना तो विपक्ष को भी नहीं है। उन लोगों की बातों की बात करें, सोशल मीडिया पर आप उन्हें देखते होंगे, तो हर चुनाव की तरह इस बार भी रवैया वही है। बस जी, यहाँ नाराज ये है, वहाँ वो है। कोई भी टुटपुंजिया जिसे खुद चुनाव लड़े तो 12 वोट ना मिले, शायद जिसकी बीवी भी जिसे वोट ना दे, ऐसे लोगों की नाराजगी को लेकर के कहा जाता है कि नहीं साहब, भाजपा तो अच्छी स्थिति में नहीं है, भाजपा से लोग नाराज हैं, भाजपा का ये होने जा रहा है, भाजपा का वो होने जा रहा है। क्या ज़मीन पे एक्चुअल में इनका इस तरह का कोई फ़र्क होता है? क्या ज़मीन पे कुछ ऐसा होता है कि जो ये लोग कहते हैं उतना कहीं कोई असर दूरदराज तक? उसी को आंकड़ों के लिहाज से परखने का मेरा ये प्रयत्न है। सबसे पहले जरा मीडिया नैरेटिव जो रहता है उसका एक एग्जाम्पल आपको बताया। आप 2014 चुनाव से पहले के ओपिनियन पोल देखिए, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। सी वोटर, अब ये जो संस्थाएं हैं ओपिनियन पोल करती हैं और न्यूज़ चैनल्स के साथ मिलकर उन्हें दिखाती हैं, उनमें से ही है एक है सी वोटर। सी वोटर साहब सीटें दे रहा था मोदी जी को 220 2014 चुनाव से पहले। नीलसन दे रहा था 206, हंसा रिसर्च 197 और CSDS तो भैया 180 से ऊपर देने को तैयार नहीं। 2014 के परिणाम में सीटें कितनी आई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता। ठीक इसी तर्ज पर 2019 देख लीजिए आप। ओपिनियन पोल जो चले सबका मामला यही था कि नहीं साहब, पिछली बार बहुमत आ गया था, इस बार आने की संभावना नहीं। सरकार के लिए समर्थन जुटाना बहुत बड़ी मुसीबत होगी मोदी की। कोई दल ऐसा है क्या ढूंढने से जो मोदी को समर्थन दे दे? तो लगभग यही नैरेटिव परोसा गया। इसके आगे आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश में 2017 चुनाव में अखिलेश की वापसी दिखा रहा था मीडिया। अखिलेश बुरी तरह से हारे, अखिलेश को बड़ा विकास पुरुष बताया जा रहा था, धज्जियाँ उड़ गई चुनाव में। 2022 में आ जाइए, सब बड़ा बवाल काटा गया कि यार एक साहब पश्चिम में आंदोलन है, बुरी हालत है और बस अखिलेश की सरकार तो समझो हो ही गई। इतना तगड़ा वाला नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव का नुकसान पहुंचाने में भी वो कामयाब रहे। तरह तरह की अफवाहें, ब्रांड की, मोदी योगी के बीच के झगड़े की अफवाहें। अरे साहब, मोदी नहीं चाहते कि चुनाव जीत जाए योगी जी, जीत गए तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे, तुरंत उनको हटा के खुद उछल के कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आप अभी कुछ दिन पहले जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ उस पर आ जाइए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिता रहे थे, राजस्थान में कह रहे थे नहीं जी ठीक है, भाजपा को थोड़ा सा एज है, लेकिन गहलोत बड़ी तगड़ी टक्कर दे रहा है साहब, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने वाला है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने वाला है गहलोत। तो छत्तीसगढ़ में तो किसी कीमत पर भूपेश बघेल को कोई हराने को तैयार नहीं था। तो ये है हमारे यहाँ के जो चुनाव से पहले मीडिया का हाल रहता है। वो कुछ इस अंदाज में मीडिया आपके दिमाग में अपना नैरेटिव घुसाता है। अभी भी वही है, 2 चरणों में ये बयान मोदी ने दे दिया, अरे साहब हिंदुत्व की हार्डकोर लाइन पर लौटना पड़ा। पहले चरण में दिख गया कि ये है। भैया एक दिन पहले राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था
कि जिसमें ये बातें कही गई थी कि संपत्ति का ये करेंगे और इसकी जांच कराएंगे, फिर जो गरीब हैं गए बीते हैं उनमें बांटेंगे। और राहुल गांधी का स्टेटमेंट था चुनावी सभा का। उस स्टेटमेंट को लेके कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है राशिद अलवी ने कहा कि नहीं साहब बिल्कुल सही कहा, सबसे पिछड़े तो मुसलमान है, सबसे पहले हमको आगे लाना पड़ेगा देश का, तभी विकास होगा। उसके बाद इसका उत्तर अगले दिन रैली में दिया मोदी जी ने। कहीं कुछ नहीं था ऐसा कि नहीं साहब पहले चरण में ये हो गया इसकी वजह से। फिर एक चीज़ दोहराएगी साहब, वोटिंग बड़ी कम हो गई। और ये हमेशा से होता आया है कि चुनाव आयोग के जो वास्तविक आंकड़े होते हैं 24 से 48 घंटे के बाद आते हैं, कितनी एग्जैक्ट वोटिंग हुई। और अगर जो फाइनल आंकड़ा है तो उसमें आप देखेंगे कि बड़े मामूली से अंतर है, कहीं तो दशमलव में, कई जगह पर वोटिंग ज़्यादा गई, जहाँ कम भी हुई किसी वजह से तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, जहाँ कम भी हुई किसी वजह से तो बड़े मामूली से फ़र्क है। लेकिन यहाँ भी कि जिन राज्यों में वोटिंग ज़्यादा हुई कि देखो जी मोदी से लोग नाराज़ हैं इसलिए बढ़ चढ़ के हराने के लिए वोट कर रहे हैं, जिन राज्यों में कम हुई तो मोदी से लोग नाराज़ हैं, घर से निकल नहीं रहे वोट डालने के लिए। एक चीज़ पे यहाँ ये भी सहमत है, बात आंकड़ों की कर रहा हूँ। पहले चरण की आपकी जो वोटिंग हुई 102 सीटें थी और इन 102 सीटों की डिटेल मेरे पास है। आप किसी भी राज्य की कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तमिलनाडु की सारी सीटों पर चुनाव था तो 102 में सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु का, 39 सीट थी तमिलनाडु। उत्तराखंड की सारी सीटों पर था। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य हैं उनकी सीटों पर था जहाँ तक। वेस्ट बंगाल की 3, असम बिहार की 4, असम की 5, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, यूपी की 8 सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, मणिपुर त्रिपुरा की सीटें, JNK की 1 सीट और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब सीटों पर चुनाव हुआ था। अब मैं आपको पहले चरण की सीटों पर बताता हूँ। असम में 7 सीट थी, काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट, 5 सीटों पर चुनाव। और 5 सीट पर बीजेपी उस स्तर पर मजबूत है कि जहां 15% की लीड है बीजेपी कैंडिडेट के पास। एक तरफा जहां पर तय जीत दिखाई है, कोई मुकाबले जैसी चीज़ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यह असम की स्थिति। बिहार आ जाइए साहब, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 4 सीटें थी पहले चरण की। इसमें गया, जीतन राम मांझी जी की सीट जो है गया, इस पर कुछ मुकाबले जैसी स्थिति है। इसके अलावा औरंगाबाद, नवादा, जमुई कोई मुकाबला नहीं है, तीनों सीटें NDA के खाते में आ रही। मध्य प्रदेश आ जाइए साहब आप, सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अलावा कौन सी ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में हो? महाराष्ट्र चलते हैं, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चुमूर, चंद्रपुर। अब इसमें से गढ़चिरौली, चुम्बू जो है और चंद्रपुर, ये 2 सीटें हम हटा देते हैं। नागपुर सीट पर गडकरी साहब आने वाले हैं। गोंदिया, भंडारा में हार हो सकती है। रामटेक सीट, गढ़चिरौली, चंद्रपुर में क्या है कि जो वहाँ का एक स्थानीय पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, इसकी इस इलाके में थोड़ी सी पकड़ है और ये सीटों पर 9 से 10% दलित वोट ले जाती है, दलित आदिवासी वोट। और इस तरह से ये थोड़ा सा मुकाबले को त्रिकोणी करती है। तो समटाइम इस वोट से बीजेपी को फायदा भी मिल जाता है और कई बार नुकसान भी हो जाता है NDA को। वर्तमान में इन 2 सीटों पर जो हालत है वो ये है कि मुकाबला करीबी है। बहुजन विकास अघाड़ी अपने हिस्से का वोट ले रहा है, बाकी बचे वोट में दोनों पार्टियां लगभग एक दूसरे के आसपास हैं। 2 से 3% वोट पर फैसला होना है NDA और इंडी में। तो कम से कम चलिए हम मिनिमम ही लेके चलते हैं, इन दोनों मुकाबले वाली सीटों में कौन जीतेगा कौन हारेगा उसे किनारे रख देते हैं। तो कम से कम रामटेक, नागपुर और भंडारा, गोंदिया ये सीटें भाजपा ले रही है। राजस्थान में आ जाइए साहब, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, 12 सीटें हैं पहले चरण की। और एक जो आंदोलनकारी जो आजकल थोड़े से नाराज आंदोलनकारी हैं, राजस्थान में आज भी फैसला मैदान जंग में करते हैं, वोट के उन यकीन में नहीं है। कहीं बताया जा रहा है ये नाराज थे इन्होंने कर दिया, वो जहाँ भी संभावना थी, दौसा की बात की जाए, नागौर की बात की जाए, झुंझुनू की जाए, चूरू की जाए, सीकर को भी रख देते हैं। ठीक है साहब, 12 में से 5 हटा दूंगा। मिनिमम 7 सीट तो ये हैं जिन पर किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तमिलनाडु आ जाइए, 39 की 39 सीटें बीजेपी के पास खोने को कुछ है नहीं और पाने को बहुत कुछ है। जो आरंभिक रुझान दिखाई दिए हैं तमिलनाडु,
AIADMK जो थाई पार्टी है ना, वहाँ पे जयललिता जी की, उसका वोटर एक तरफा शिफ्ट हुआ है बीजेपी और ज़बरदस्त हुआ है। बीजेपी का अपना वोट था, गठबंधन के साथी हैं वहाँ पे इस बार साथ में, कि अन्नामलाई ऐसा नेतृत्व भी है। एक चीज़ तय है मिनिमम, और ये मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि नहीं साहब ये हो गया बस चमत्कार, मैं न्यूनतम स्थिति की बात कर रहा हूँ। न्यूनतम स्थिति ये है कि 25% प्लस वोट लेने के साथ बीजेपी न्यूनतम कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी तमिलनाडु में बनने जा रही है, और मैं बहुत बड़ी संख्या देने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन साहब चमत्कार हो गया। मैं तमिलनाडु में सिर्फ 7 सीटें दे रहा हूँ 39 में, जहाँ मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ जीत सुनिश्चित है। सिर्फ वो 7 सीटें मैंने छांटी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में साहब मुझे तो कम से कम अब तक नहीं लग रहा कि 5 में से किसी सीट पर बीजेपी को कोई खतरा। उत्तराखंड के 20 भाइयों से बात हुई, अलग अलग सीट वालों से, सबने जो बताया भाई, और भी जो हमारे अपने डाटा एनालाइज करने वाले आंकड़े होते हैं उन पर परखा, प्लस माइनस ये वो सारे गणित घुमा के देख लिए, 5 में से एक भी सीट मुझे तो नहीं दिख रही जो कांग्रेस में दम हो जो छीन ले बीजेपी से। बंगाल चलते हैं साहब, बंगाल पे सबसे ज़्यादा कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, तीनों सीटें 101% बीजेपी के खाते में। आप सट्टे शर्त के शौकीनों वो लगा लें, तीनों सीटें एक तरफा 101% बीजेपी जीतने जा रही है पहले चरण की। मणिपुर आ जाइए साहब, इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, 2 सीटें। इनर मणिपुर 101% तय है भाजपा की, दूसरी सीट को हम छोड़ के चलते हैं। इनर मणिपुर भाजपा जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। मेघालय, शिलोंग और तुरा, शिलोंग एनडीए के खाते में आ रही है और 100% आ रही है। तुरा में मुकाबला है, उसे हम छोड़ के चलते हैं। त्रिपुरा अगेन एनडीए के पास। छत्तीसगढ़ में बस्तर में चुनाव हुआ था, इकलौती सीट, कोई दूर दूर तक चांस नहीं है कि बस्तर बीजेपी हार जाए, बिल्कुल आराम से इजी विन है, आराम से जीत रही। उसके बाद जम्मू कश्मीर में साहब उधमपुर, बताने की दरकार नहीं है। लद्दाख को मैं मुकाबले की सीट के तौर पर छोड़ रहा हूँ। और जब इतनी सीटों का जो पहले दौर की सीटें थी उनमें इस तरह से मैंने जहाँ मुकाबले की स्थिति है उन सीटों को अलग रखा, जहाँ एक तरह से सुनिश्चित जीत है सिर्फ उन सीटों को जोड़ा। और ये बड़ी संख्या वो थी जहाँ बीजेपी का पहले से वजूद नहीं था। उसके बावजूद भी अगर पहले से हर चरण की सीटों को हम जोड़ते हैं, 108 में से 52 सीटें, 108 सीटों में से 52 सीटें ऐसी हैं जहां लगभग बीजेपी की जीत तय है, डाउट वाली स्थिति नहीं। एंटी इनकम्बेंसी का एक बाद में गणित लगाना होता है, जैसे हम लोग कहते हैं बदतर स्थिति को कैलकुलेट करने के लिए। अभी हम सिर्फ औसत पर बात कर रहे हैं, बेहतरीन और बदतर दोनों पे आगे चलेंगे। तो एक औसत परिणाम जो है वो 52 सीट 108 में से बीजेपी ले रही है। कब ले रही है? चुनाव कहाँ था? तमिलनाडु जैसी स्टेट में सबसे ज़्यादा सीटें थी 39, यहाँ बीजेपी का पूर्व में कुछ था नहीं। ये पहले चरण की स्थिति। हम मीडिया ने किस आधार पर कहा कि साहब अरे कि बीजेपी के तो खिलाफ हवा गई। दूसरे चरण पे आते हैं, दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। इसको लेके भी साहब बड़ा हल्ला काटा गया कि हिंदुत्व की जो लाइन है उस पर लौट आए, ये हुआ वो हुआ। तो हमने कहा चलो भाई दूसरी चरण की जो सीटें हैं उनको भी एक एक सीट को परख, ऐसा नहीं कि बस मीडिया से आंकड़े उठाए, अनुमान लगाया और आपको परोस दिए। एक एक सीट वहाँ के असेंबली इलेक्शन का क्या रहा, पिछले 10 चुनाव का पैटर्न, एक एक सीट वहाँ पे लोकसभा का चुनाव का पैटर्न किस तरह से चला, एक एक सीट बीजेपी का वोट किस रफ्तार से बढ़ा, जब लोग नाराज हुए तो कितना घटा, एंटी इनकम्बेंसी का असर वोट पे कितना पड़ा, फ्लोटिंग वोट कितना होता है। एक एक चीज़ कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ। दूसरे चरण में साहब टोटल 88 सीटें थी सर, और 13 राज्यों की सीटें थी अलग अलग। और इन सीटों की अगर मैं बात करूँगा आपसे, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जे.एंड.के की 1, कर्नाटक की आपकी 14 सीटें। कर्नाटक 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। कर्नाटक की 14 सीटें, आपकी केरला की 20 सीटें, एमपी की 7, महाराष्ट्र की 8, आपका मणिपुर 1, राजस्थान 13, त्रिपुरा 1, यूपी की 8 और वेस्ट बंगाल की 3।
इन सीटों पर चुनाव हुआ दूसरे चरण। अब अगेन बात कर लेते हैं। पहले चरण जितनी एक एक सीट की डिटेल पे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। असम की 5 सीटें थी भैया, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, आपका मंगलदोई, नगांव और कलियापुर। अगेन मैं आ जाता हूँ, 5 में से एक भी सीट वो नहीं है जो बीजेपी हार रही हो, एनडीए हार रहा हो। बिहार आ जाइए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। मैं 3 का मुकाबला मान रहा हूँ, सिर्फ 2 सीटें दे रहा हूँ, उनका मिनिमम लेके चल रहा हूँ। परिणाम औसत है लेकिन यहाँ भी पूरी कड़ाई से बरतते हुए सिर्फ 5 में से 2 सीटें दी, बाकी मुकाबले में। छत्तीसगढ़ आपका जो 3 सीटें हैं, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, मैं 1 दे रहा हूँ, बाकी 2 कड़े मुकाबले में। JNK मिलने जा रही है, जम्मू की सीटें। कर्नाटक कोई मुझे बता दे कि जो 14 सीटें हैं, उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलोर ग्रामीण, बेंगलोर उत्तर, बेंगलोर सेंट्रल, बेंगलोर दक्षिण, चिकबल्लापुर, कोलार। कौन सी सीट है जो बीजेपी? किसी सीट पे आपको अगर मुकाबला भी दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते, मुझे तो नहीं दिख रहा। मिनिमम जो एक संभावना होती है वो इसमें से भी घटाऊंगा। मध्य प्रदेश आप टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, किसी सीट पर हार की कोसों दूर कोई संभावना नहीं। महाराष्ट्र बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, ये सीटें हैं आपकी 8। 2 सीटें मुकाबले में, लेकिन 6 सीटें वो हैं कि जहाँ बड़ी बढ़िया बढ़त, इसमें भी हम और मिनिमाइज करेंगे। फाइनल डाटा करना होता है, रिस्क फैक्टर नहीं रखा जाता। राजस्थान में साहब टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़। पहली चीज़, मेवाड़ की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ भाजपा हारने की संभावना, ये लिख के रख लीजिए। उसके बाद भी जो भी रिस्क वाली सीटें हैं उन सबको साहब हमने किनारे रख दिया। 13 में से 3 सीटें यहाँ भी निकाल दी, पहले चरण में भी निकाली थी, दूसरे में भी निकाल दी, ठीक है। शिमला उत्तर प्रदेश में आ जाइए साहब आप, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर। अमरोहा मेरठ को ही लेकर सबसे ज़्यादा हलचल है, दोनों सीट हटा के जोड़ते हैं साहब, 6 ही जोड़ रहे हैं। अमरोहा और मेरठ दोनों को लेकर कई बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर मुकाबला बहुत करीबी है सब, तो ये दोनों सीटें छोड़ दी हैं। और जो बची 6 ले भी रहा हूँ उसमें से भी एक न्यूनतम वाला जो बता रहा हूँ बार बार वो हटाऊंगा। बाकी की भैया जो बची 6 हैं, वैसे उनमें से कौन सी सीट है जहाँ बीजेपी हारने जा रही है, कोई मुझे जो भी चुनावी गणित का विद्वान हो आके समझा दे। कोल जमा इन सीटों में से भी 58 सीट वो है, जब इस तरह से हटा के जोड़ रहे हैं हम कि जहाँ संभावना मुकाबले की भी हमने हटा दी, तो भी 58 सीटें वो हैं जहाँ स्पष्ट बढ़त है। तीसरे चरण पर आ जाइए, ठीक है ना। केरल में तो कोई सीट है ही थी नहीं दूसरे चरण में, जिसकी संभावना ही नहीं जोड़ी हमने, तो हम तीसरे चरण पे आ जाते हैं सीधे। 93 सीटें, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 12, वेस्ट बंगाल 4, असम 4, गोवा 2, दमन दीव 1 और यूपी की 10 सीटें। इन पे है चुनाव। सबसे पहले शुरुआत गुजरात से कर, एक सीट तो जीत ही चुके सूरत की, तो उसको तो किनारे रख दो, बात ही नहीं करनी। अब आगे चल दो भाई, सारी नाराजगियाँ, सारा ये सारा वो सब अपनी जगह, फिर भी कोई मुझे ये बता दे गुजरात की वो कौन सी सीट है जिस पर बीजेपी हारने जा रही है। मार्जिन अप डाउन हो सकता है, जीत का फर्क कम ज़्यादा हो सकता है, हारने की संभावना कहीं नहीं और न हार रही। नोट कर लीजिए, क्लीन स्वीप होगा गुजरात फिर से। चलिए इसके आगे आ जाते हैं। बिहार 5 सीटें हैं आप, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया और झंझारपुर, 1 सीट पर मुकाबला है, 4 क्लियर, और ऐसा भी नहीं कि आसपास से क्लियर, अच्छी लीड के साथ क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए छत्तीसगढ़, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। कोई छत्तीसगढ़ वासी ये मान ले कि इनमें से किसी सीट पर मुकाबला है, दूर दूर तक। चलिए सब आगे चलिए। कर्नाटक लगभग वही स्थिति गुजरात वाली, जिन सीटों पर चुनाव। मध्य प्रदेश कोई मुकाबला नहीं, दूर दूर तक नहीं, मध्य प्रदेश में भी कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक नहीं, जिन 12 पे है। आगे आ जाइए बंगाल। अब बंगाल में यहाँ से जो सीमावर्ती मुस्लिम इलाके हैं उनमें घुस रहा है चुनाव। बंगाल की जो सीटें हैं तीसरे चरण में, उन पर बात कर लेता हूँ। उत्तर मालदा, दक्षिण मालदा, जंगीपुरा, मुर्शिदाबाद, 2 सीटें हैं जहाँ पे लीड है अपनी बीजेपी की, 2 हैं मैं उन्हें जोड़ ही नहीं रहा। शिमला, आसाम में भी थोड़े मुस्लिम इलाकों वाली सीटें, जो 4 सीटें उनमें से मैंने 2 ही जिन पर स्पष्ट है सब वो जोड़ी। गोवा की मैं 2 में से 1 ही सीट जोड़ रहा हूँ। दमन दीव सीट बीजेपी की क्लियर है। यूपी आ जाइए, 10 सीटें हैं अभी जो चुनाव है, जिन पर मुकाबले में भी सपा वो सारी सीटें मैंने छोड़ 6 सीटें जोड़ी हैं 10 में से मैं सिर्फ 6 सीटें जोड़ रहा हूँ जो स्पष्ट है, बाकी की 4 सीटें मैंने छोड़ रखी हैं गिनी। लगभग इन सब सीटों को भी मैं जोड़ के चलूँ तो आपका जो साहब सर के बल खड़े होकर विपक्ष का जो है ना स्थिति, तो लगभग 80-82 सीट वो हैं जहाँ बीजेपी को स्पष्ट बढ़ाता है इस चरण में, जो कल मतदान होने जा रहा है। मतदान कम हो, ज़्यादा हो, ये हो वो हो, हार जीत का मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन आप ये सोचो कि सीट इधर से उधर हो जाएगी, वो कोई संभावना नहीं। जिनकी संभावना है वो पहले ही हम छोड़ के चलिए। मैं बार बार जो आपसे कह रहा था ना कि एक बुरी स्थिति की कल्पना करने के लिए भी हम इसमें से सीटें कम करते हैं हमेशा। तो तीनों चरणों की मिलाकर के जो 283 सीट पर मतदान हो गया और होगा कल, इसमें से 190 से 192 सीटें वो हैं जहाँ बीजेपी को बढ़त है। तीसरे चरण में बीजेपी उस स्थिति में पहुंच जाती है, आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो जाएगा और वहाँ लगभग इस स्थिति पर पहुंच जाती है कि जहाँ से सरकार बनाई जा सकती है। इतनी सीटें आ जाएंगी, बहुमत की ना सही लेकिन सरकार के बनाने लायक सीटें तीसरे चरण तक आ जाएंगी। अब इसमें एक तरीका होता है एंटी इनकम्बेंसी के लिए जो मिनिमाइज करते हैं सीटों, इसका एक तरीका होता है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी और अन्य फैक्टर को भूल चूक लेन देन जो कहते हैं, तो 15% हमेशा डिडक्ट किया जाता है खराब केसेस के लिए कि जब बुरा परिणाम आएगा तो क्या होगा, तो हम 30 सीटें निकाल देते हैं। तो अगर बीजेपी को बुरा परिणाम मिल रहा है, बदतरीन रिजल्ट आ जाता है, तो भी 183 सीट 283 तो भी 283 सीट से बीजेपी 162 सीट अपने नाम में लिखेगी बुरे परिणाम। अगर परिणाम औसत पर रहता है, ठीक है ना, औसत को भी एक डिडक्शन हम कम करके गिनते हैं तो 180 सीट प्लस है। अगर परिणाम अच्छा जाता है तो अब की बार 400 पार के नारे के अनुरूप जाता है, तो इन सीटों में से 220 से 225 सीटें भी बीजेपी ले सकती है। अब की बार 400 पार के नारे के हिसाब से सीटें आ गई तो 220 से 225 सीटों तक भी बीजेपी जा सकती है। और अगर औसत भी हम लेके चल रहे हैं, औसत परिणाम, तो भी 180 सीट के आसपास पहुंचते हैं तीसरे चरण तक। खराब परिणाम की स्थिति में भी 162 सीट 162 सीट पर हम पहुँचते हैं। यह आधे चुनाव के बाद की स्थिति, यानी कि खराब परिणाम में भी बीजेपी 162 सीट ले जाएगी। अगर बदतर रिजल्ट आ जाए, बीजेपी के लिए बुरा रिजल्ट आ जाए, जो ये चिल्लाते घूम रहे हैं नाराज लोग इनके मन के अनुरूप आ जाए, तब अब बाकी बची 260 सीटें, और इन 260 सीटों में वो सीटें ज़्यादा हैं कि जहाँ बीजेपी मजबूत है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत अच्छे से मजबूत है। जहाँ बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं वहाँ पर परिणाम वहाँ का चुनाव आएगा अभी 260 सीट में। और एक बदतरीन परिणाम की भी कल्पना में करके चलूँ, बाकी बची 160 सीट में, तो बीजेपी को मैं आधी सीटें तो भी दूंगा, 50% बीजेपी तो भी ले जाएगी। अब अगर बदतरीन परिणाम को ही हम जोड़ दें तो भी 292 सीट बीजेपी पहुंचती है। अगर जो विपक्ष आंकड़े गिना रहा है, बीजेपी को प्यार न करने वाले लोग आंकड़े गिना रहे हैं, तो उन सीटों को अगर जोड़ लूँ तो ये बीजेपी एनडीए स्पष्ट बहुमत से ऊपर चला जाए। एनडीए कहना ज़्यादा से, अगर मैं एक औसत परिणाम की बात करूँ तो एनडीए 330 से 340 सीट पहुंचता है। अच्छा परिणाम तो मोदी जी बता ही चुके हैं चुनाव से पहले, तो उसे मैं दोबारा बोलूँ क्या? आपको ही पता है, मुझे ही पता है, अब की बार 400 पार। लेकिन मैं तो औसत और बुरे परिणाम की बात कर रहा हूँ। एक बुरा परिणाम भी बीजेपी एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने जा रहा है। बीजेपी थोड़ा सा नीचे जा सकती है 5-10 सीटें, लेकिन बुरे परिणाम की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा परिणाम, औसत परिणाम बीजेपी को 2019 के परिणाम से थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा है। और अगर कहीं जो बीजेपी की रणनीति है अब की बार 400 पार वाली, उसके अनुरूप कहीं रिजल्ट आया तो फिर तो जो मोदी जी ने कहा है वो होने जा ही रहा है। राम राम।